मैं ये कह रहा हूँ, अब आपसे अगला सवाल आपसे, और ये मैं जातिगत जनगणना के बारे में कुछ और जानकारी, बिहार और तेलंगाना मॉडल में अंतर क्या है। एक मैंने आपको बता दिया, सवालों को पूछना और सवाल तय करने का अधिकार अधिकारियों या जनगणना कराने वाले शामिल जिम्मेदार लोगों से तय न होके जनता के फीडबैक से सवाल तय किया जाए। ये है अंतर बिहार और जातिगत में। इसका असर क्या हुआ? जातिगत जनगणना में तेलंगाना के नतीजों और बिहार के नतीजों में अंतर क्या हुआ? इसका अंतर यह हुआ कि तेलंगाना में बैकवर्ड्स की तमाम उपजातियां सामने आईं और उपजातियों के रिजर्वेशन देने का प्रावधान किया गया। अनुसूचित जाति में भी बहुत सारी उपजातियां सामने आईं, तो उनको रिजर्वेशन देने के लिए 3 ग्रेड बनाई गई। अनुसूचित जाति में भी वर्गीकरण किया गया। एक उपजाति को 1% ही आरक्षण मिलेगा, दूसरी उपजातियों के ग्रेड को, समूह को 9% आरक्षण मिलेगा और तीसरी वाले को 5 मिलेगा। यानी 9, 5, 14, 15। अनुसूचित जाति को मिलेगा आरक्षण 15%, लेकिन वो वर्गीकृत होगा, किसी एक को ही आरक्षण का पूरा फायदा नहीं मिलेगा। बिहार की जातिगत जनगणना में ऐसे आंकड़े सामने नहीं आए। तो ये आरोप कि जनगणना से या कैसे भी जो रिजर्वेशन का फायदा है वो चुनिंदा लोगों को या चुनिंदा जातियों को ही मिलता रहा और बाकी जातियां पीछे चली गई, उसमें कोई चेंज बिहार की जातिगत जनगणना के नतीजों से नहीं हुआ, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। जबकि तेलंगाना ने ज्यादा पारदर्शी तरीके से एक्सरे किया। आगे और दोनों में क्या अंतर है वो भी बताऊंगा। आप मुझे ये बताइए कि मैडम बैठी हैं, बड़ी जिज्ञासा है बिहार के रोजगार पे बोलने के लिए। मैडम की बड़ी जिज्ञासा है। मैं अभी आ रहा हूँ, अभी आता हूँ। मेरा तो ऐसा ही बातचीत जिज्ञासा है। अच्छा, तो मैं आपसे सर यही सवाल पूछ रहा हूँ, जिस दौर में हम ऑपरेशन सिंदूर को भी एक सियासत का मुद्दा बना रहे हैं, जिस दौर में राष्ट्रवाद किसी एक पार्टी का पेटेंट है, जिस दौर में धर्म के नाम पर मंगलसूत्र की चर्चा करके कपड़ों से पहचाने जाने की चर्चा करके, बकरीद अभी आ रही है, हर त्योहार से पहले कुछ ऐसी चर्चा करके लोगों को एक तरह से पोलराइज किया जा रहा है कास्ट या रिलीजन के नाम पर। तो रिलीजन का बढ़ता उभार के लिए राहुल गांधी और विपक्ष के पास कास्ट के पोलराइजेशन के अलावा कोई मुद्दा नहीं बचा और जातिगत जनगणना इस दिशा में उनके लिए प्रयास है, पहली बात। और दूसरी, जब प्रधानमंत्री मोदी, उनकी कैबिनेट ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला कर ही लिया, तो हम ये क्यों ना माने कि ये सोचा समझा उनका फैसला है और उसका अल्टीमेटली फायदा उठाने की कोशिश बीजेपी और उनके लोग करेंगे। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी तो इसमें स्पष्ट नहीं है। वो तो अवसरवादी मुझे दिखता है, क्योंकि जब जैसा मौका देखता है तब वो अपना वैसे बनने की कोशिश करता है। कभी उसे लगता है कि भाई वो मंदिर में जाकर के उसे फायदा हो जाएगा, कुछ वोट मिल जाएंगे, तो जनेऊ पहन करके जो है वहाँ पर जनेऊ पहन लेता है और मालाएं पहन लेता है और किसी मंदिर में चला जाता है। और फिर कभी जब उसे मौका मिलता है कि भाई उसे इससे छुटकारा पाना है, विदेशों में जाकर के कुछ उल जलूल जो है बोल लेता है, वो उल्टा सीधा बोल लेता है। तो इसलिए मुझे उसके विचारों में कोई स्थायित्व दिखाई नहीं देता है। मुझे तो बिल्कुल अवसरवादी दिखता है वो, कि जब जहाँ से जैसा लाभ होता है तब वैसा ही वो बन जाता है और वैसी ही उसकी मानसिकता है। कोई सैद्धांतिक आधार उसके पास में है नहीं। वो कांग्रेस की विचारधारा को भी फॉलो नहीं करता दिखाई देता और हिंदूवादी विचारधारा को भी फॉलो करता हुआ हमें वो दिखता नहीं है। तो बाकी के कांग्रेस में राहुल गांधी के मुकाबले राहुल गांधी के ऊपर कोई आदमी बोल जाए, कभी शशि थरूर जैसे लोग
वो कुछ बोल जाते हैं बाएं दाएं। नहीं तो मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे लोग भी वो राहुल गांधी जो बोल देते हैं उस लाइन से हट करके वो कुछ बोलते नहीं हैं। तो और बीजेपी में बीजेपी सिर्फ दो लोगों के पीछे है जी। बीजेपी दो लोगों के पीछे है। थोड़ा बहुत जो है वो अमित शाह को थोड़ा बहुत फॉलो करती है। लेता है जो हाँ जी, बहुत सही है। तो इसलिए बीजेपी में भी इन दो लोगों के ऊपर कोई कुछ बोलने वाला नहीं। ये एक बात है, इस देश में और कोई बदलाव आया चाहे नहीं आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय स्तर पर आने के बाद एक बदलाव तो आ गया कि पार्टी में एक ही दो आदमी रहेंगे, बाकी सब हाथ उठाने वाले रहेंगे, उंगली उठाने वाले पार्टी में। अब ये तो अखिलेश यादव की सपा में भी है, ये तो तेजस्वी की आरजेडी में भी है, ये तो ममता बनर्जी की टीएमसी में भी है, ये तो नीचे तक डीएम तक यही है, डीएम के तक में यही है। ये तो सब में ये स्टालिन के खिलाफ, उनके बेटे के खिलाफ कौन बोल सकता है? तो ये तो सारी जगह सारी पार्टियों में ये राहुल गांधी में तो तभी थोड़ा बहुत मल्लिकार्जुन अध्यक्ष चिट्ठी लिख ले रहे हैं, बोल दे रहे हैं, बाकी पार्टियों को तो और बड़ा आपको लगता नहीं? नहीं, यहाँ तो हमें कोई आदमी जो है, एक आदमी अभी कल में जो है वो यशवंत सिन्हा को सुन रहा था। यशवंत सिन्हा कह रहे थे कि वो अब मोदी का ग्राफ जो है धीरे धीरे गिर रहा है, हैं जी, और सारी दुनिया में उसे वो गलबैया करने वाले तो सारी दुनिया के नेता दिखाई दिए, लेकिन आज वो मोदी के साथ में एक भी कोई देश ऐसा नहीं है जो ये खड़ा होकर के कह सके कि हम आपके साथ में हैं। तो इसलिए मोदी भी धीरे धीरे अकेले पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैचारिक दृष्टि से वो यशवंत सिन्हा को अब कोई सुन रहा है क्या? नहीं, यशवंत सिन्हा क्यों नहीं सुन रहा है? जो जब आपको सुनते हैं लोग, सारे देश में आपको सुना जाता है तो नहीं भाई, मैं बहुत छोटा, सुनिए, मैं पहले कह चुका हूँ। देखिए मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, वो देश के तमाम बड़ी मध्य, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज के दौर में ऐसे लोगों की बात लोग सुन रहे हैं। जब आपको सुना जा रहा है सारे देश में, तो यशवंत सिन्हा तो एक ऐसा आदमी है जो देश का। अरे मैं कहा उनके सामने, मेरा कहने का मतलब, अरे नहीं, अच्छा ठीक है। अब मूल बात ये है, चलिए इतने लोगों में आप सबसे यंग है, ये जातिगत जनगणना एक तो बड़ी बात है, एक इतना तकनीकी मसला भी है, बहुत सारे लोग इसके नीतिज को जानते भी नहीं है कि क्या। तो मैंने सोचा, और ये बिहार का मॉडल और तेलंगाना का मॉडल तो बहुत ही कम लोग जानते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा इस चर्चा के जरिए आम लोगों तक बात भी पहुंचाई जाए। और जातिगत जनगणना वास्तव में आम लोगों के बीच में सामाजिक विमर्श की बात है या नहीं है, ये बताइए। सर, अगर मैं मिक्स में दूं सर, शुद्ध हिंदी में इतनी अच्छी शायद बोल नहीं पाता, तो इंग्लिश हिंदी मिक्स करके अगर कहाँ से आप? दिल्ली से ही हूँ सर। अरे आप बोलिए, जो बोलना। अंग्रेजी में थोड़ा हमारी भी फीस माफ है, उसलिए थोड़ा कम। जी। तो सर चाय में चीनी बराबर। जी। तो सर मैं उन लोगों को रिप्रेजेंट करता हूं जो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा शायद रुचि नहीं रखते और ना ही फॉलो करते हैं। तो मेरा जो परसेप्शन है, जो मैं समझता हूं जातिगत जनगणना से, सर जो रिजर्वेशन दिया गया था वो दिया गया था जो पिछड़ा है, जो दलित है, उसके उत्थान के लिए। जहां तक मैं समझता हूं, कई सारे अनुच्छेद भी आर्टिकल में है। हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 45 भी ये कहता है जो पिछड़ों का उत्थान होना चाहिए। और भी 16(2), 16(3), कई 308 कुछ करके काफ़ी अनुच्छेद हैं जो रिजर्वेशन की बात करते हैं। द पॉइंट इज, द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वांटेड रिजर्वेशन टू बी देयर, बट दे वांटेड रिजर्वेशन टू बी देयर ओनली फॉर अ स्पेसिफिक टाइम। लेकिन आजकल सर जो चल रहा है उसमें मेरा ये व्यक्तिगत राय है कि कई लोग ऐसे हैं जिनको शायद रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है और उनको भी दिया जा रहा है। तो जाति जनगणना से क्या होगा, एक डाटा हमारे सामने आ जाएगा, सम एम्पिरिकल। जो आप कह रहे थे, संविधान ने कहा था कि दिया जाए और समय समय पर समीक्षा की जाए।